मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मोजियावा सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपेक्षा करता हूं मित्रों, आप निश्चित रूप से घर बैठे जो आपको संस्था की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, आप उनका लाभ ले रहे होंगे। ये मित्रों, आज कक्षा 10 के लिए जो अपन ने पूर्व कक्षा में क्रिया नामक जो टॉपिक को अपन पढ़ रहे थे, उसी बिंदु को आज अपन है जो आगे बढ़ाएंगे। कक्षा 10 के जो भी विद्यार्थी है वो निश्चित रूप से ध्यान देना और किस प्रकार से एक एक बिंदु आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आप इस बिंदु को पढ़ें। अपन ने पूर्व कक्षा में ये पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं, इसको क्रिया क्यों कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया कौन कौन से प्रकार की होती है, और मैंने एक आपका जो डाउट है जिसको है वाला, वो भी मैंने आपको पूर्व कक्षा में क्लियर किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद में इसको देखें ताकि वो आपको समझ में आए। अब आज अपन पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। ये मित्रों, अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। जो सकर्मक आपकी क्रिया है उसके भी अपन ने दो भेद किए थे कि एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक। और इसके अलावा अपन ने ये चीज पढ़ी कि सकर्मक का मतलब है यानी जहां क्रिया के साथ में कर्म दे रखा होगा, वाक्य में जहां क्या किसे या किसको से प्रश्न करने पर अगर आपका उत्तर वाक्य में मिलता है तब तो आपकी क्रिया सकर्मक होगी, और अगर आपका उत्तर वाक्य में नहीं मिलता है तो आपकी क्रिया किस प्रकार से अकर्मक होगी। ये चीजें अपन ने पूर्व कक्षा में पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया, यानी यूं कहें, परिभाषा लिखें, देखिए परिभाषा ये है। वैसे सीधा सीधा यूं देखें शाब्दिक अर्थ से तो ये चीज है जो क्लियर हो जाती है कि अकर्मक यानी जहां कर्म नहीं होगा, कर्म से रहित, यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ में कर्म दिया हुआ नहीं होगा, तो वो क्रिया आपकी कैसी कहलाएगी, अकर्मक क्रिया आपकी कहलाएगी। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्म पर नहीं पढ़कर किस पर पड़ेगा, आपके कर्ता पर पड़ेगा। और कर्ता का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्रिया को संपन्न करने वाला, जिसको आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात वाक्य में कर्म दिया हुआ नहीं हो तो आपकी क्रिया कैसी कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अपन है जो एक एक चीज को देखते हैं वाक्य के द्वारा। बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य लिखता हूं। पहला वाक्य बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, बिल्कुल साधारण वाक्य है कि राम खेलता है, राम खेलता है। अब इसमें अपन ये देखते हैं कि जो राम है ये करता है, यानी इस
क्रिया को संपन्न करने वाला कौन है? खेलने की जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया को करता कौन है? राम कर रहा है। अब राम क्या हो गया? वाक्य का कर्ता हो गया। खेलना क्या है? आपकी क्रिया है ही। और है क्या है? अपन ने पहले ही बात कर ली है कि यह है जो आपकी एक सहायक क्रिया है। मैंने आपको यह भी बता दिया कि सहायक क्रिया की वाक्य में क्या उपयोगिता है। अब यह बात आती है, अगर यूं सीधा भी समझो तो कर्ता है वाक्य में, क्रिया है, सहायक क्रिया है। आपको इस वाक्य में क्रम कहीं पर भी नहीं दिखेगा, यानी ऐसा वाक्य जहां क्रम दे नहीं रखा है तो उस वाक्य को अपन क्या कहेंगे? उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे? यानी इस जिस क्रिया के साथ में क्रम नहीं है तो उसको अपन कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इनकी पहचान कैसे करें? तो पहचान के लिए मैंने आपको पूर्व कक्षा में ये लिखा था कि क्या, किसे या किसको। ये जो रामबाण औषधि मैंने आपको पूर्व कक्षा में बताई थी, निश्चित रूप से आपने इनका सेवन कर लिया होगा और इनको है जो याद भी कर लिया होगा। तो इनसे आपको क्या करना है? प्रश्न करना है। और जैसे ही आप इनसे प्रश्न करोगे, अगर आपका उत्तर वाक्य में मिलेगा तब तो आपकी क्रिया हो जाएगी सकर्मक। और इन प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न करने पर अगर आपको वाक्य में उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तब आपकी मित्रों क्रिया कैसी हो जाएगी? आपकी क्रिया है वो अकर्मक हो जाएगी। चलिए अपन इस फॉर्मूले को, इस औषधि को इस वाक्य में अप्लाई करते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? मैंने आपको इसको परिभाषा लिखवाई थी कि मुख्य क्रिया से पहले आपको प्रश्न करना है, आपको इस सहायक क्रिया से पहले प्रश्न नहीं करना है। तो इसमें मुख्य क्रिया है खेलना। अब राम क्या खेलता है? राम क्या खेलता है? वाक्य में आपको कोई उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। राम किसे खेलता है? वाक्य में कोई उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। राम किसको खेलता है? वाक्य में कोई उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अर्थात जब इन प्रश्नों से, इन शब्दों से वाक्य की मुख्य क्रिया, बात को ध्यान से सुनना, मुख्य क्रिया से पहले इन प्रश्नवाचक शब्द लगा करके प्रश्न करने पर जब इनका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तब आपकी क्रिया कैसी मानी जाएगी? अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। ये आपकी अकर्मक क्रिया है। एक वाक्य अपन और देखते हैं। मैंने वाक्य लिखा, नरेश पढ़ता है। नरेश पढ़ता है। अब इसमें भी अगर आप डायरेक्ट पहचान करना चाहो तो नरेश क्या है? आपका कर्ता है क्या? सहायक क्रिया है। और पढ़ता क्या है? मुख्य क्रिया है। यानी आपको क्रम नहीं दिखेगा। लेकिन मित्रों कई बार ये तो क्या वाक्य छोटा है, कई बार लंबे वाक्य होते हैं, उसमें अपने को पता ही नहीं चलता है कि आपकी क्रिया है वो किस प्रकार की है। तो उस समय में आपको क्या करना? किसे किसको से प्रश्न करना है। यहाँ आप किसे से प्रश्न करोगे? राम क्या पढ़ता है? उत्तर नहीं है। राम किसे पढ़ता है? उत्तर नहीं है। राम किसको पढ़ता है? उत्तर नहीं है। और जब भी उत्तर नहीं मिलेगा तो आपकी क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। मित्रों ध्यान देना, बिल्कुल छोटा सा अंतर है। मैं यहाँ लिखता हूँ एक वाक्य और। नरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य को देखना है और आपको उत्तर देना है। लेकिन माफी चाहता हूँ, ऑनलाइन क्लास है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी ये भी कमज़ोर साबित हो रही है अपने सामने, कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से मैं तो आपको दिखाई दे रहा हूँ लेकिन आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, आपके कमेंट वगैरह मेरे पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपका उत्तर मुझे अभी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जरूर कोशिश करना कि नरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में और इस वाक्य में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि इस वाक्य में जैसे आप प्रश्न करोगे कि नरेश क्या पढ़ता है तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि नरेश पुस्तक पढ़ता है, और इस वाक्य में आप प्रश्न करोगे कि नरेश पढ़ता है, नरेश क्या पढ़ता है, तब इस वाक्य में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। मित्रों मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका ये वाक्य सकर्मक हो जाएगा और ये वाक्य है जो आपका आकर्मक हो जाएगा। अब
ये तो क्या थोड़े सिंपल से वाक्य थे। एक वाक्य में और लिखता हूं और फिर अपन देखते हैं। देखिए मित्रों, हालांकि जब विद्यार्थी कक्षा में होते तो मैं ये वाक्य ये लिखता कि विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, लेकिन अब समय ऐसा है कि आप कक्षा में नहीं बैठ करके घर बैठे हो, तो मैंने वाक्य लिखा विद्यार्थी घर बैठे हैं। अब ये वाक्य जब आएगा आपके सम्मुख या आपके सम्मुख, उस समय आपके मन में एक भ्रम होगा कि इस वाक्य में क्रम हो सकता है। यानी इस प्रकार के वाक्यों की पहचान करने के लिए जो पहले मैंने वाक्य बताए वो निश्चित रूप से साधारण थे, सरल थे, इसलिए उनमें आप सीधा सीधा पहचान जाते थे कि भाई इसमें कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, सॉरी कर्म नहीं है। लेकिन इस प्रकार के वाक्य होंगे तब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी कि इसमें आप ये करोगे कि भाई ये है जो आपका कर्म है। मित्रों ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्य को पहचानने के लिए आपको ये औषधि विशेष रूप से है। अब क्या करना आपको कि इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है आपकी, बैठना। मुख्य क्रिया क्या है, बैठना है, सहायक क्रिया है, विद्यार्थी करता है। अब आपको यह करना है कि मुख्य क्रिया से पहले क्या किसे या किसको से प्रश्न करना है। अगर आपका उत्तर मिलता है तब तो है जो सकर्मक है, नहीं मिलता है तो अकर्मक है। देखिए विद्यार्थी घर बैठे हैं, विद्यार्थी क्या बैठे हैं, विद्यार्थी क्या बैठे हैं, क्या वाक्य में उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं, क्या का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी किसे बैठे हैं, उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है उत्तर। विद्यार्थी किसको बैठे हैं, इसका उत्तर भी वाक्य में नहीं मिल रहा है। यानी मित्रों अपन ने देखा कि इस वाक्य में क्या, किसे या किसको से, तीनों ही प्रश्नवाचक जो शब्द है उनसे प्रश्न करने पर वाक्य में उत्तर नहीं मिलता है, इसीलिए ये क्रिया क्या है आपकी, अकर्मक क्रिया है। लेकिन मित्रों समस्या ये आती है कि विद्यार्थी इनको तो भूल जाता है और विद्यार्थी ये कह देता है कि विद्यार्थी कहाँ बैठा है, कि विद्यार्थी घर बैठा है, और क्रिया कैसी कर लेता है, सकर्मक कर लेता है। मित्रों मैंने ये नहीं पूछा कि विद्यार्थी कहाँ बैठा है, मैंने ये पूछा विद्यार्थी क्या बैठा है, किसे बैठा है, किसको बैठा है। ये तीन ही शब्द है, इनके अलावा चौथा शब्द जो है वो आपको अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। जो ये तीन है यही है, इन्हीं से प्रश्न करना है, और इनमें से अगर आपको उत्तर प्राप्त होता है तभी आपकी क्रिया है वो सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक होगी। इसलिए ये वाक्य में आपके क्रम नहीं है, इस वाक्य में उत्तर नहीं मिला, इसलिए इस वाक्य में क्रम नहीं है। अब मित्रों एक बात, आपके दिमाग में प्रश्न तो आ ही रहा होगा, आना भी चाहिए। अगर आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आता है इसका मतलब मैं तो ये समझता हूं कि आप वास्तव में पढ़ाई करते ही नहीं हो, ठीक है ना। जब भी विद्यार्थी पढ़ाई करेगा एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को, मैंने पहले एक वर्णमाला की भी क्लास लगाई है, तो उस कक्षा को भी आप देखें, जितनी भी हिंदी व्याकरण की कक्षाएं आ रही है, निश्चित रूप से विद्यार्थी आप घर बैठे हुए सभी कक्षाओं को देखें, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब ये घर है, ये घर कर्म नहीं है तो है क्या, भाई कुछ न कुछ तो है, इसीलिए इनको यहां लिखा है, वरना तो यहां क्यों लिखते इसको। तो ये घर है क्या, इसको जानने के लिए यहां घर आपके है कारक, घर क्या है, कारक। वैसे ये कारक भी आपके सिलेबस में है, इसलिए अपने इस कारक को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस घर में क्या है, जो आपका अधिकरण कारक है, कारक है जो हिंदी में 8 वेद है उनमें से एक है अधिकरण कारक। तो इस घर में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, यहां पर यह है जो कर्म नहीं है। एक वाक्य और ले लेता हूं, उसके बाद में मित्र अपन आगे बढ़ते हैं। मित्रों अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्रिया में मैं आपको एक गारंटी दे देता हूं
कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाई की क्रिया को अगर आपने व्यवस्थित पढ़ा है तो क्रिया का प्रश्न किसी भी लेवल का आ जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, ये मेरा आपको वादा है। तो चिड़िया है वो क्या कर रही है, आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। आपको बताना है कि भाई आपकी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अब देखिए, ऐसे ही आप सीधा अगर तुक्का मारोगे तब हो सकता है आपके प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी, लेकिन आपको तुक्का मारना ही नहीं है। जब मैंने जो औषधि बताई है, आपके पास में औषधि है तो आपको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो बीमार होने पर और डॉक्टर आपको जो टैबलेट्स देता है, जो दवाई देता है, वो आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेते हो ना, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। आपको क्या करना है, वाक्य देखने के बाद सीधा सीधा जाना है, वाक्य की मुख्य क्रिया की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है, मुख्य क्रिया की, जिसको आप इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हो। यानी इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है, इसमें मुख्य काम हो रहा है उड़ना। मुख्य काम क्या हो रहा है वाक्य में, उड़ना। अब ये जो मुख्य क्रिया है, इस मुख्य क्रिया से पहले आपको क्या, किसे या किसको से क्या करना है, प्रश्न करना है। और अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, वो सारी प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। प्रश्न करो आप, चिड़िया क्या उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है, उत्तर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। दूसरा प्रश्न करो, चिड़िया किसे उड़ती है, उत्तर मिलेगा क्या, नहीं। तीसरा प्रश्न करो, चिड़िया किसको उड़ती है, उत्तर मिलेगा क्या, नहीं। जब उत्तर नहीं मिलेगा तो ये आपकी क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब वही प्रश्न, लेकिन आप वही करते हो कि सर चिड़िया कहाँ उड़ती है, कि चिड़िया आकाश में उड़ती है। भाई आकाश में उड़ेगी और तो कहाँ उड़ेगी, लेकिन प्रश्न अपने कहाँ उड़ती से नहीं है, प्रश्न अपने है क्या उड़ती से, और क्या का उत्तर नहीं मिलता है, इसीलिए ये वाक्य आपका कैसा होगा, अकर्मक होगा। इसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि जब आपका कर्म निर्जीव हो तो क्या से प्रश्न करना है, जब आपका कर्म सजीव हो तो आपको किसे या किसको से प्रश्न करना है। ये कक्षा ये जो कक्षा है, क्लास है, ये जो प्री पीटीटी और जो प्री बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कक्षा है। वहाँ पर भी है बीएसटीसी में और पीटीटी में भी एक प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से है जो पूछा जाता है, एक या दो प्रश्न, तो इनको है जो ध्यान में करना है। अब मैं आपका ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन एक प्रश्न आपको दे ही देता हूँ, निश्चित रूप से आप अपने घर पे अभ्यास करना। ये प्रश्न है, मछली तालाब में तैरती है और आपको ये बताना है कि आपकी इसमें क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करने की आप कोशिश करना। अब मित्रों अपन ने ये पढ़ा कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब अपन ये पढ़ेंगे अकर्मक के, अपन ने दो भेद किए थे। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। डीपली बात पढ़ा रहा हूं मित्रों, ध्यान रखना। पूर्ण अकर्मक में क्या होगा कि सीधे सीधे आपको ये लग जाएगा कि क्रिया अकर्मक है, पूर्ण रूप से अकर्मक है, उसमें आपको किसी पूरक शब्द को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि अपूर्ण अकर्मक होगा, उसमें क्या होगा कि वाक्य तो अकर्मक होगा लेकिन उसमें पूरक शब्द दे रखा होगा, और वो पूरक शब्द जो है वो आपको कर्म का क्या करवाएगा, भ्रम करवाएगा। उस भ्रम की वजह से ही आप है जो उसको ये नहीं पहचान पाओगे कि वाक्य है वो अकर्मक है या सकर्मक है। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं लिखता हूं,
अब मैंने लिखा नरेश हंसता है, नरेश हंसता है। जैसे ही मैंने ये लिखा, इस वाक्य को आप देखोगे, करता है, क्रिया है, सहायक क्रिया है। कोई शब्द ऐसा नहीं है जो आपको ये भ्रम करवाए कि यह जो वाक्य अकर्मक नहीं होकर के सकर्मक है। और यहां देखिए आप, मैंने लिखा राम अध्यापक है। मित्रों ध्यान देना, अब ये वाक्य है राम अध्यापक है। अब आपको जो मैंने रामबाण औषधि अगर आपने यहाँ प्रयोग की तो प्रश्न कैसे गलत होगा वो देखना। आप ये कहोगे कि राम क्या है, तो उत्तर मिल जाएगा कि राम अध्यापक है। आप प्रश्न करोगे ना कि राम क्या है, कि राम अध्यापक है। लेकिन क्या आपको अध्यापक और राम दोनों अलग अलग है या एक ही व्यक्ति है? भाई व्यक्ति तो एक ही है, राम ही अध्यापक है, अध्यापक ही राम है, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये है, ये आपका पूरक शब्द है। क्या है? ये आपका पूरक शब्द है, कर्म नहीं है। ये कर्म का क्या करवा रहा है? ये आपको कर्म का भ्रम करवा रहा है कि ये कर्म हो सकता है, लेकिन ये कर्म है नहीं मित्रों। इसीलिए इसको पूरक शब्द कहते हैं और इसीलिए इसको अपूर्ण अकर्मक कहते हैं। अपूर्ण का मतलब जो पूरी तरीके से क्या नहीं है, अकर्मक नहीं है। अकर्मक है तो सही, लेकिन क्या नहीं करवा रहा है आपको, यहाँ जो कर्म का जो भ्रम करवा रहा है, वो भ्रम की वजह से इसको है जो अपूर्ण अकर्मक कहा गया है। इसके उदाहरण तो अपन ने बहुत देखे हैं, इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। नरेश चतुर है, नरेश चतुर है। इसमें भी देख लीजिए, प्रश्न अगर आपने किया कि नरेश क्या है, तो नरेश चतुर है। लेकिन यहाँ चतुर है जो आपका कर्म नहीं होकर के क्या है, आपका पूरक शब्द है। अगर इस पूरक शब्द को नहीं लोगे और आप सीधा लिखोगे कि नरेश है, तो आपको वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देगा। इसलिए जो ये चतुर शब्द है, ये चतुर शब्द आपका क्या है, ये आपका विशेषण है, न कि आपका क्या है, कर्म है। इस बात को आप ध्यान रखना। मोहन सुंदर है, श्याम डॉक्टर है, हनुमान व्यापारी है, घनश्याम विद्यार्थी है। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। आप जितने बनाना चाहो उतने बना सकते हो। और ये जो शब्द आ रहे हैं, ये आपको कर्म का क्या करवा रहे हैं, भ्रम करवा रहे हैं। और उस भ्रम की वजह से ही ये है जो आपको, इसको अपूर्ण अकर्मक कहते हैं। और यह है जो पूर्ण अकर्मक है, यानी इसमें आपको किसी भी प्रकार का पूरक शब्द देखने को नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर है जो पूरक शब्द है, इनको है जो क्या कहा जाता है, इनको है जो पूरक शब्द कहा जाता है। या एक दो वाक्य और लिख देता हूं। सीता नाचती है। अब ये अपन ने पढ़ा कि पूर्ण अकर्मक क्या है, अपूर्ण अकर्मक क्या है। मैंने आपको ये दिखाया। लगभग यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से आता है मित्रों, इनके भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थी को प्रत्येक चीज़ को इस प्रकार से बारीकी से अध्ययन करना चाहिए कि बात ये नहीं है कि अपने परीक्षा में केवल अच्छे नंबर लाना ही अपना उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य होना चाहिए कि जो जो विषय या जो जो बिंदु अपन पढ़ रहे हैं, उन बिंदुओं की अपने को है जो गहन जानकारी होना मित्रों आवश्यक है। और उसी क्रम में इन चीज़ों को है जो आपको जानकारी में रखना है। अब एक चीज़ और बताऊंगा, उसके बाद में आपने क्रम के आधार पर क्रिया के जो भेद थे वो है जो कंप्लीट हो जाएंगे। हमेशा आक्रामक क्रिया कौन सी है? हमेशा
अकर्मक क्रिया, या हमेशा की जगह इसको लिख दे तो सदैव लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सदैव अकर्मक क्रिया यानी कुछ क्रियाएं मित्रों ऐसी है कि अगर आपको वाक्य में वो क्रिया दिख जाए तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, औषधि को लाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा है जो तुक्का ठोक देना है कि इस वाक्य में क्रिया आपकी सकर्मक है या अकर्मक है। तो कौन कौन सी है? रोना, सोना, सोना मित्रों वो गोल्ड नहीं, सोना इसको आप स्लीपिंग कहते हो ना, वो रोना सोना, रोना सोना, हंसना, मुस्कुराना, दौड़ना, ये क्रियाएं जो आपकी है ये हमेशा कैसी क्रिया है? सदैव अकर्मक क्रिया है। यानी इन क्रियाओं के साथ में कभी भी कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता है। ये क्रिया जहां भी आएगी वहां आप आंख बंद करके भी क्या कर सकते हो? उनको अकर्मक क्रिया कह सकते हो। अब मित्रों अपन वैसे आपके जो सिलेबस में तो यही है, लेकिन फिर भी जो संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद है उसको है जो अपन पढ़ दे। इसके जो 5 भेद है, ठीक है, एक एक करके अपना जो पढ़ दें। सबसे पहली है संयुक्त क्रिया। जल्दी से इस बिंदु को आज अपन यहीं समाप्त करेंगे, तो मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूं कि संयुक्त क्रिया जब वाक्य में दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। एक बार पुनः सुन ले, जब वाक्य में दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो तो वहां पर है जो संयुक्त क्रिया होती है। जैसे उदाहरण में लिखता हूं सीधा सीधा, मेहमान आने पर स्वागत करो। देखिए मित्रों, आना एक क्रिया और स्वागत करना दो क्रिया। एक ही वाक्य, मैंने क्या कहा कि वाक्य में जब भिन्न भिन्न अर्थ वाली दो या दो से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त हो तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? आपकी संयुक्त क्रिया होगी। जैसे मेहमान आने पर, मेहमानों के आने पर एक क्रिया तो होगी मेहमानों का आना, और दूसरी क्रिया होगी उनका स्वागत करना। जब भी निश्चित रूप से आप भी स्कूल खुलेंगे, आप आओगे, आपका हम बेसब्री से स्वागत करेंगे। तो यह है जो कैसी क्रिया होगी? इसमें है जो आपकी संयुक्त क्रिया हो गई। दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि जब कर्ता स्वयं किसी काम को नहीं करके किसी दूसरे लोगों को प्रेरित करके उनसे वो काम करवाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी जब कर्ता स्वयं किसी काम को नहीं करके दूसरों के द्वारा करवाता है तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे मैं इसमें वाक्य लिखूं, विधायक ने गांव में तालाब खुदवाया।
विधायक ने गांव में तालाब खुदवाया। अब ये जो खोदना या खुदवाने का जो काम है ये विधायक नहीं कर रहा मित्रों। ध्यान देने की बात है कि विधायक इस काम को खुद तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो दूसरों के द्वारा काम को करवा रहा है। तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी जहां जब कर्ता स्वयं किसी काम को नहीं करके दूसरों से करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे अध्यापक ने छात्रों से वृक्षारोपण करवाया, ठीक है ना, या कोई भी और उदाहरण हो सकते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें क्या होगा कि किसी एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद में अगर कोई दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो उसको अपन क्या कहेंगे कि पूर्वकालिक, जो पहले समाप्त हो गई है उसको अपन क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। यानी एक किसी काम के पूर्ण होने के तुरंत बाद में जब दूसरा काम संपन्न हो जाता है तो जो कार्य या जो क्रिया समापन हो चुका है उनको अपन क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे नरेश पढ़कर सो गया। नरेश पढ़कर सो गया। अब यहां पढ़कर जो है, मैंने नरेश ने पहले क्या काम किया? पढ़कर, पढ़ने का काम किया। पढ़ने की क्रिया पूर्ण करने के बाद में अब वो क्या कर रहा है? सो गया है। तो एक क्रिया समाप्त होने के बाद में जब दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो पहले जो क्रिया संपन्न हुई है उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे? ये पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। चौथा है, अब आपको भी जब आप घर पे हो तो पढ़ करके ही सोना है, केवल भोजन करके नहीं सोना है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि राम मैं जो भोजन करके सो गया, तो केवल भोजन करके सोना नहीं है, घर पे नियमित रूप से कम आपको 4 घंटे की स्वाध्याय जो है वो आपको हमेशा करना है। चौथा जो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद है वो है नाम धातु क्रिया। मित्रों, नाम धातु किसे कहते हैं? कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण कौन कौन से? मैं यहां लिख दूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से इनमें जब प्रत्यय लगा करके और जब इनको क्रिया का रूप दिया जाता है तो उस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे आप देखिए, हाथ, हाथ क्या है? संज्ञा है। भाई हाथ क्या संज्ञा है? ये तो आपने पढ़ा होगा। अब हाथ से इसके